Hello, good morning, student. Today we have to start theory of meaning and definition of accountancy. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बुक कीपिंग का मीनिंग और डेफिनेशन देखा है. अभी हम लोग क्या करेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ accountancy. Now see here, bookkeeping is a part of accounting and it is the primary stage in accounting. So bookkeeping already we learn. पहले से हम लोगों ने पढ़ा है कि it is a part of accounting and it is primary stage in accounting. It is the process of recording transaction in the books of accounts. So bookkeeping का मतलब है it is a process of what? Recording business transaction in a books of account. मतलब जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है बाइंग और सेलिंग के वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, recording, classifying and reporting of business transaction for a business, and accounting principles are adopted by the accountant universally. So इस पैराग्राफ में क्या दिया है कि अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. अभी अकाउंटेंसी मतलब क्या है कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उसका रिकॉर्ड होता है, जैसे कि परचेज एंड सेल. फिर वो क्लासीफाई किया जाता है, मतलब क्लासीफाई मतलब अकॉर्डिंग टू मंथ वाइज किया जाता है कि एक मतलब जनवरी मंथ में कितने वाउचर्स आ गए हैं, कितना खर्चा हो गया है. एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर अ बिजनेस, और उसका रिपोर्ट बनाते हैं और फॉर बिजनेस के लिए, मतलब इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली. अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. सो ये तीनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मीन्स पूरे वर्ल्ड में ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट हुए हैं. जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, और वैसे नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस. सो ये सब क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है. इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने बुक कीपिंग का मीनिंग सीखा है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. और अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है? इट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा. मतलब पूरा डिटेल में उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. जैसे कि बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटेंसी इज़ अ सेकेंडरी स्टेज है. और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है? बुक कीपिंग मतलब है रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर. और अकाउंटेंसी का मतलब है कि प्रिपेयर, दैट अकाउंटेंसी इज प्रिपेयर फॉर व्हाट? प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है कि बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर व्हाट? कम्युनिकेट टू द रिलेवेंट अथॉरिटी. और इससे मतलब जो भी मैनेजमेंट लेवल पे पर्सन्स होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग रिलेवेंट अथॉरिटी, मतलब जो प्रॉपर अथॉरिटी है उनके साथ. और जो बुक कीपिंग है, ये बुक कीपिंग हियर जूनियर स्टाफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड. बुक कीपिंग कौन रिकॉर्ड करता है? जूनियर स्टाफ. और अकाउंटेंसी कौन प्रिपेयर करता है? सीनियर स्टाफ, दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह. देन थ्रू द बुक कीपिंग हमें क्या पता चलता है? इट इज़ बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर. जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जर्नल सीखने वाले हैं. सो बुक कीपिंग से बेसिक रिजल्ट क्या आता है? जर्नल और लेजर बनाते हैं. और अकाउंटेंसी, द रिजल्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. सो अकाउंटेंसी से हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट
प्रिपेयर करते हैं। और जो है, जो मेन पर्पज़ है कि बुक कीपिंग डिसीजन मेकिंग के लिए इनफ नहीं है, बट जो अकाउंटेंसी है that is depend on the data provided by accountant, so management can take critical business decision. So on the basis of this accountancy, management can easily take the decision. Then one more example here, that bookkeeping का डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी का क्या है, वो रिकॉर्ड फुल ईयर के लिए करते हैं, एंटायर ईयर. सो बुक कीपिंग, they are keeping record of day to day transactions and accountancy gives detail of entire year. मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन जैसे कि महीने का रिकॉर्ड है वो बुक कीपिंग देखते हैं, लेकिन पूरे एंटायर ईयर्स जैसे कि अकाउंटिंग ईयर आप टर्मिनोलॉजी में सीखे होंगे, दैट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वैसे एंटायर ईयर का रिकॉर्ड अकाउंटेंसी में होता है. उसके बाद स्किल रिक्वायर एक पॉइंट है कि एनालिटिकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग. एनालिटिकल स्किल मतलब उसे डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बट अकाउंटेंसी में इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल. क्यों एनालिटिकल स्किल रिक्वायरमेंट है? क्योंकि वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि पर्सनल अकाउंट फॉलो करते हैं, रियल अकाउंट फॉलो करते हैं और नॉमिनल अकाउंट फॉलो करते हैं. मीन्स एनालिटिकल स्किल दे आर यूजिंग. सो दैट इज़ द शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये जो डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का. देन कम टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी. देखो अकाउंटेंसी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोहलर डिफाइंस accountancy refers to the entire body of the theory and process of accounting. So accountancy का मतलब क्या है? It refers to entire body of the theory. मतलब पूरे बिजनेस का स्टडी करते हैं एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और पूरा अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जैसे कि जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं. मीन्स अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थियोरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ नोन एज अकाउंटेंसी. उसके बाद ये 3 मोर इम्पोर्टेंस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है. फर्स्ट बेसिस है कैश बेसिस, सेकेंड बेसिस है एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस एंड थर्ड बेसिस है मिक्स एंड हाइब्रिड बेसिस. अभी व्हाट डू यू मीन बाय कैश बेसिस मतलब क्या है? कैश बेसिस मतलब है एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड. मतलब कितना कैश मिला है, एक्चुअल कैश रिसिप्ट मतलब कितना कैश मिला है, एंड एक्चुअल कैश पेमेंट ये कितना पेमेंट हुआ है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस. ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में है. कैश बेसिस मीन्स एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड. आफ्टर दैट सेकेंड वन है एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस. इसमें 2 टर्म्स है. एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस में 2 टर्म्स है. फर्स्ट है एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट. एनी इनकम अर्न मतलब जितना भी इनकम मिला है, वेदर रिसीव्ड मिला है या नहीं मिला है. ओके, सो एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट. एंड सेकेंड पार्ट एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट. अभी एनी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस मतलब खर्चा आता है, इनकर्ड वेदर पेड वो पेड किया है मतलब दिया है कि नहीं दिया है. सो एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट, और एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, दैट इज़ रिकॉर्डेड इन एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस. उसके बाद मिक्स और हाइब्रिड बेसिस है. ए मिक्स एंड हाइब्रिड बेसिस मतलब दिस इज़ द कॉम्बिनेशन बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस, दैट इज़ नोन एज मिक्स एंड हाइब्रिड बेसिस. इसका मतलब है कि कैश बेसिस भी इसमें इंक्लूड है, मिला है, और एक्रूवल बेसिस भी मिला है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ
cash basis and accrual basis. So all these three bases are important, that is cash basis, accrual और mercantile basis, और उसके बाद है mix और hybrid basis. So ये है meaning of accountancy. This is useful for objective type of question. उसके बाद हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ. सी हियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अभी देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट and also for other disclosure affecting different users of accounting information. So accounting standard इसका मतलब है, this is a written statement, मतलब written document है consisting of rules and guidelines. मतलब जो भी accounting rules है और guidance है वो provide होता है issued by the accounting institution. जैसे कि chartered accountant institutions है, वो इंस्टीट्यूशन इशूड करते हैं रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मीन्स यूनिफॉर्मिटी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट. एंड ऑल्सो फॉर अदर डिस्क्लोजर अफेक्टिंग डिफरेंट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चलता है. Then second paragraph, accounting standard lays down the terms and condition of accounting policies and practices by way of codes, guidelines and adjustment for making the interpretation of the items appearing in the financial statement easy and even their treatment in the books of account. So ये paragraph में क्या दिया है, accounting standard lay down the terms and conditions. जो भी terms and conditions है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो, उसके गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो एडजस्टमेंट है ओके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंडेबल एवरीवन, मतलब सबको समझ में इजीली आता है. इवन देयर ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट दिया रहता है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस, और उसके साथ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है और कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है. अभी वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नीडेड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों है? तो फर्स्ट, टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब सबको समझ में आएगा ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. इस यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स दे आर अप्लाइंग. देन सेकेंड, टू हेल्प अकाउंटेंट टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस. मतलब सब अकाउंटेंट को इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर. ओके, यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस मतलब सेम प्रोसीजर और इक्वल प्रोसीजर्स दे आर एडॉप्टिंग. उसके बाद थर्ड वन है टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज़. एंटिटीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट. थर्ड क्या दिया है, फैसिलिटेट मतलब ये किसे मदद होता है, हेल्पफुल फॉर मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज़. मतलब टू और मोर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इट इज़ हेल्पफुल टू ईजी टू मेक कंपैरिजन. मतलब कंपैरिजन करने के लिए इजीली हो सकता है. सो इट फैसिलिटेट मतलब हेल्पफुल फॉर मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज़. टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. फोर्थ वन, टू एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर व्हाट, रिलायबिलिटी मतलब रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो रियलिटी है कि इतना एग्जैक्ट प्रॉफिट इतना हुआ है, एग्जैक्ट लॉस इतना हुआ है,
वो रिलायबिलिटी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चलती है. देन फिफ्थ वन, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन रूल्स एंड रेगुलेशन. और लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली मतलब लीगली we exactly come to know what is the profit and what is the loss arises in the business with the help of financial statement. So ये need arises for accounting standard. So reliable financial statement, legal requirement easy to understand, it is easy to make comparison, and uniform procedure and practices they have to adopt, and it is helpful for better understanding of financial statement. मतलब financial statement easily understand हो सकते हैं. इसके बाद है IFRS. इसका फुल फॉर्म देखो क्या है. हम लोग जब फर्स्ट लेक्चर किया था हम लोग ने, जो टेक्स्ट बुक का कवर पेज है, सो उसके ऊपर है IFRS. सी दिस इज IFRS. That is International Financial Reporting Standard. I for international, F for financial, R for reporting and S for standard. Now देखो IFRS मतलब क्या है. IFRS are issued to develop accounting standard. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप कैसे होगा, इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट हुआ है. दैट वुड बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, मतलब ये पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट हुआ है. क्या एक्सेप्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड में? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. एंड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली, और इट इज़ इम्प्रूवमेंट at international level for financial reporting, that is known as what? IFRS, that is International Financial Reporting Standard. इसके बाद है ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India. Okay, Institute of Chartered Accountant of India. I for Institute, or C for Chartered, A for Accountant of India. The Council of ICAI has issued 31 accounting standard. कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड किया है? 31. सम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्लेन बिलो. हमारे टेक्स्ट बुक में 10 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं, एक्चुअली टोटल 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन सिलेबस में अपने 10 दिए हैं, एंड दैट इज़ यूजफुल फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है AS-1, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड -1. This is useful for disclosure of accounting policy. That disclosure of accounting policy, okay, that disclose from 1st April 1999 to here 1st April 1991 to 1st April 1993. मतलब कंपनीज के अकाउंट्स के लिए है एंड अदर्स को भी है ये डिस्क्लोजर. After that, second accounting standard 2, that is valuation of inventories. Inventories मतलब स्टॉक वगैरह होते हैं, एसेट्स वगैरह होते हैं वो. फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड -3, थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये ऑब्जेक्टिव टाइप में सेंटेंस है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस में है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में है. उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, दैट इज़ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. ये सब अकाउंटिंग के है टर्म्स. डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे कैश फ्लो है, यहाँ पे इन्वेंटरीज है मतलब एसेट्स है, और यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी है. फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 1st April 1991 फॉर कंपनीज एंड 1st April 1993 फॉर अदर्स. मतलब कंपनी एक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, और 1st April 1993 फॉर अदर्स. उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड -9, दैट इज़ रेवेन्यू रिकग्निशन. ये भी पीरियड है 1st April 1991 कंपनीज एक्ट के लिए है, और 1st April 1993 अदर्स के लिए है. उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट.
फिक्स एसेट मतलब मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, दैट इज़ फॉर अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलने के लिए है। ये भी पीरियड है 1 अप्रैल 1994। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, दैट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये भी पीरियड कब से है? 1 अप्रैल 1995 से इन्वेस्टमेंट के लिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। सो ये सब जो टर्म्स है, ये सब टर्म्स अकाउंट से रिलेटेड है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है। जैसे कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर इन्वेंटरीज है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिकॉग्निशन है, फिर फॉर फिक्स एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स ऑन इनकम। सो दिस theory is also important. This is for your general knowledge and this is helpful for objective type of question. Okay, thank you. You write down this in your notebook.